बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 37, वेनसडे 12 मार्च। अभी तक जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक था सर्च के हवाले से। और यहाँ पे कोई कह सकता है कि यार सर्च के ऊपर इतना वक्त लगाने की ज़रूरत क्या थी, क्यों हमने 3 से 4 दिन के सर्च के टॉपिक को कवर किया। हम नेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ढूंढते तो मिल ही जाती है। तो बात यह है कि एक अच्छा टीचर बगैर रिसर्च के नहीं बन सकता। एक अच्छे टीचर के लिए रिसर्च करना लाजिम है। अगर यही क्लास हम आज से 20-25 साल पहले कंडक्ट कर रहे होते तो शायद उस वक्त हम आपसे बात कर रहे होते कि टीचर के लिए रीडिंग बड़ी ज़रूरी है। हम बात करते कि रीडिंग का शौक़ कैसे पैदा किया जाए। हम बात करते कि एक्टिव रीडिंग क्या है। हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी में जाके रेफरेंस बुक्स को कैसे देखते हैं, लाइब्रेरी के अंदर अपने मौजूदा मवाद को कैसे खंगालते हैं। कोई भी टीचर आज के इस दौर के अंदर अगर एक अच्छी टीचिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। वो रिसर्च करके चीज़ों को वैलिडेट करे, ठीक है, चीज़ों को वेरीफाई करे। वो टेक्स्ट बुक या नोट्स के ऊपर रिलाय ना करे, वो अपनी नॉलेज को इन्हांस करे। वो खुद अपनी नॉलेज को इन्हांस नहीं करेगा तो स्टूडेंट उसके पास आएगा, उसके पास उससे ज़्यादा नॉलेज होगी और टीचर फिर शर्मिंदा होगा। टीचर क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बच्चा बोलेगा कि मुझे एक लेक्चर सुनने की ज़रूरत क्या है, इससे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पास है। टीचर के पास रेलिवेंट प्रेजेंट डे एग्जाम्पल्स मौजूद हो। टीचर को जब क्लास में बच्चा आए तो उसको ये फील हो कि इस टीचर के लेक्चर लेने के अंदर मुझे कोई एडवांटेज मिल रहा है। वरना सिर्फ खामा खा में उसने आपका आके लेक्चर देख के या अटेंडेंस लगा के जाने की, अगर वो इसकी ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी तो आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकेंगे। अब आज के दौर के अंदर जब चूंकि सारी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी से निकल के ऑनलाइन मुंतकिल हो चुकी है, लाइब्रेरीज आज भी मौजूद हैं, उनकी आज भी अहमियत है। लेकिन इंफॉर्मेशन का आज के दौर में सबसे बड़ा माखज़, सबसे बड़ा सोर्स ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। तब हमारे लिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को डील करना, उसको सर्च करना, उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, इन तमाम चीज़ों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो वजह थी जिसकी वजह से हमने सर्चिंग की टिप्स को डिस्कस किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी क्लास के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स के लिए उनमें से बहुत सारी टिप्स बिल्कुल नहीं होंगी। अब आपका काम है कि जब आप आगे बढ़ें तो इन तमाम टिप्स को यूज़ करें। देखिए, आईसीटी का कोर्स ऐसा है, अगेन मैं इस बात को रिपीट करूंगा, कि आप इसको सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या सर तल्ला का एग्ज़ाम क्लियर करने के एतबार से ना सोचें। आपकी ज़िम्मेदारी या आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं इन स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स जो हैं डेवलप हो। और किसी भी स्किल को डेवलप करने का तरीका यही होता है कि आप बार बार उसको प्रैक्टिस करते हैं। मेरे अलावा आपके दूसरे टीचर्स भी हैं, सर नदीम है मेरे ख्याल में, सर राशिद हैं और सर मुमताज़ हैं, राइट। सर हबीब अहमद भी शायद आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग को चाहिए कि इनके कोर्स के जो टॉपिक्स हैं, जो इनकी बातें हैं, उनको आप यूज़ करें। उनके अंदर इन एसिडी की चीज़ों को यूज़ करें। वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको नेट पर सर्च करके देखें। उस टॉपिक के आखिर में पीडीएफ लगा के देखें, पीपीटी लगा के देखें। आपको कहीं पे उसी टॉपिक की कोई तस्वीर मिल रही, उस तस्वीर को सर्च करके देखें। इस तरीके से आप ये स्किल्स यूज़ करता सीखेंगे और जब आप यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे होंगे तब तक ये स्किल्स आपके अंदर फाइन ग्रेन हो चुके होंगे, आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके होंगे, ठीक है। इट वुड बिकम सेकंड नेचर टू यू और फिर आपके लिए रिसर्च करना, इन चीज़ों को ढूंढना ढांढना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अब जो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। अजीब सा इस एतबार से है कि अगर मैं इस टॉपिक को समझाने बैठूं तो बस ये 2 जुमलों के अंदर ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, ओके। लेकिन ये एक ऐसा बाहरी पत्थर है कि हर कोई इस पत्थर को नहीं उठा पाता। वो टॉपिक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या मतलब? ज़िंदगी भर इल्म हासिल करते रहना। आप सब यहाँ पे जी शऊर और तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं और आप लोग ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी कंसेंट से, सोच समझ के बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया है। और यकीनन आप लोग के जहन में कहीं ना कहीं ये सोच होगी कि हमने मुस्तकबिल में टीचर बनना है, राइट। तो आप सब इस लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस से आप में से कोई भी शख्स इनकार नहीं करेगा। आप में से हर शख्स यही कहेगा कि तालीम तो बड़ी अहम चीज़ है और ये तो इतनी अहम है कि हमें ज़िंदगी भर हमारे साथ सीखने का सबक या सीखने का अमल तो ज़िंदगी भर जारी रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर हम में से कितने लोग इस पर अमल कर रहे होते हैं? आप लोग ने इंफोग्राफिक्स के वक्त हमने ये टॉपिक, ये इशू छेड़ा था कि आप लोग बचपन से देखते, ऑडियो विजुअल एड्स आप लोग ने पढ़ी, ठीक है, टीचर्स चार्ट बनाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स बना के क्लास में लाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग की स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपको कितने ऐसे टीचर्स मिले
जिन्होंने इन मॉडल्स को, इन चार्ट्स को यूज़ किया था। नहीं? तो इसी तरीके से हर शख्स मानता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने लोग ऐसे ज़िंदगी में मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। हम हम कोशिश करेंगे कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग को पढ़ते हुए उसके हम तमाम पहलुओं पे बात करें, हर एंगल्स की उसके ऊपर बात करें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है और 21st सेंचुरी के स्किल्स से इसका क्या ताल्लुक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है उसके अमल करने में हमें किन चैलेंजेस का सामना होता है, ताकि जब एक दफ़ा उम्मीद करते हैं कि जब आपने उसकी तरीक़ेकार पे बात कर ली, उसके चैलेंजेस पे बात कर ली, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जब आपको इस पर अमल करना पड़ेगा तो आपके कदम लर्जेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, और आप उसके जो तमाम हमने इशूज़ पे बात की हुई होगी तो आपके लिए इस पर अमल करना इंशाल्लाह ताला आसान होगा। अब यहाँ सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि आपके जहन में क्या कॉन्सेप्ट आता है जब हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग। समझ में तो आ गया ना, जिंदगी भर इल्म हासिल करो, पढ़ते रहो, ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? क्या आपके जहन में क्या एग्जांपल्स आती हैं? मैमूना, क्या एग्जांपल है आपके पास? लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हम बात की ना, ठीक है, क्या जहन में एग्जांपल आ रही है? जी जुबिया। ओके, डेली एक्सपीरियंसेस है जो सीखते हैं, ठीक है, एक जुबिया के बाद जी हुमा। ठीक है, न्यू स्किल सीखते रहना, और बताएं। और कोई कॉन्क्रीट एग्जांपल दो जी। ठीक है, सीखने का प्याला खाली रखना चाहिए, हम सीखते रहे, और कोई एग्जांपल आपके जहन में? ये जो हम लोग ने अभी बात की कि सिस्को के सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात की, क्या आपके ख्याल में ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में नहीं आते? ठीक है, कोर्स एरा की हम बात करते हैं, क्या ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग में नहीं आते? आपके प्रोफेशनल कोर्सेज, आप सब ग्रेजुएट हैं और यहाँ पे आपने बीएड में एडमिशन लिया है, और शायद ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप लोग को टीचिंग की जॉब मिल जाती है किसी ना किसी स्कूल में। इसके बावजूद आपने सोचा कि हम बीएड करें, आप वैसे कुछ पढ़ा भी रहे होंगे, तो क्या ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं है? क्या आपने सोचा कि हम आगे चल के दोबारा अपनी पढ़ाई को, अपनी तालीम को कंटिन्यू करें? आप बाज़ जगह पे जॉब करते हैं, स्पेशली बैंक्स के अंदर, आर्मी के अंदर, वहाँ पे प्रमोशन के लिए टेस्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो बाकायदा बैंक्स वगैरह के अंदर रेगुलर कोर्सेज करवाए जाते हैं, जो क्वालिफाई करता है फिर उसके पॉइंट्स होते हैं, उसकी बेसिस पे प्रमोशन मिलती है। तो ये चीज़ें भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आती है कि तालीम का सिलसिला, सीखने का अमल जो है वो कभी मुनक़ते ना हो। अलबत्ता यहाँ पे ज़ुबिया ने जो बात की कि हमारी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की जो बातें होती हैं, इन सब बातों को हम सीखते रहते हैं, या किसी ने कहा कि ज़िंदगी बहुत बड़ी उस्ताद है और ज़िंदगी का हर दिन कुछ नया सिखाता है। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन देखो ये बातें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर नहीं आती। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब आप घर से निकले, आप चंची में बैठे, वापसी में जब उतरे तो चंची वाले ने किराया पूरा वापस नहीं किया, कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि बैग से कुछ सामान रास्ते में गिर गया था, क्लास में बैठे तो पता चला कि बाया पे कीचड़ लग गया था, आपने कहा जी मेरा एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों से केयरफुल रहूँगी और मैं इस तरह से आऊँगी, अपने पैसों वैसों का हिसाब पूरा होगा और यूँ करूँगी ताकि कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा सके। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग से हमारी मुराद ये है कि वो सीखने का अमल जो कि इंटेंशनल हो, ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके तजर्बे हुए वो तो ठीक है, वो आपको सिखा रहे हैं, लेकिन ये तजर्बे जो होते हैं, इसको सीखने का जो अमल है, इसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं कहते। लाइफ लॉन्ग लर्निंग से मुराद हमारी वो चीज़ें हैं कि जो आपके इंटेंशनल हो, जिसके बाकायदा आप सोच के, कोशिश करके, नीयत करके उसको सीखने का अमल शुरू करें। बाकी तो वो तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में नए नए तजुर्बे होते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। आप लोग अपने आपस में क्लास में आपस के इंटरेक्शन से आप लोग सीख रहे हैं, अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन से सीख रहे हैं, घर जा रहे हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्शन से सीख रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ सीख रहे हैं, दसियों बातें होती हैं, लेकिन वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर नहीं आती। वो आपके एक्सपीरियंसेस हैं दैट आर इनरिचिंग योर लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी को इनरिच कर रहे हैं, ज़िंदगी के अंदर नए नए फूल खिला रहे हैं। कुछ कुछ में तकलीफ होती है, कुछ से हमें खुशी होती है, नन दी लेस वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग नहीं है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के पीछे इंटेंशन का होना ज़रूरी है। और कोई एग्जाम्पल आपके जहन में तूबा? मैंने एग्जाम्पल दी ना, कोर्स एरा की दी, और बताओ और क्या एग्जाम्पल आ रही है? ठीक है, और? हम्म, बिल्कुल।
अब यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा कि देखो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर सिर्फ ये चीज़ें शामिल नहीं है कि हम कोई हार्ड स्किल सीखें। ओके, हार्ड स्किल से मुराद ये कि वो स्किल्स जिसके नतीजे में आप एक एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर सकें, नज़र आ रहा हो कि भाई ये इसके अंदर उसकी नॉलेज में इजाफा हुआ है। आपने सिस्को के कोर्सेज कर लिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट एकेडमी के कोर्सेज कर लिए, कोर्स एरा पे कोर्सेज कर लिए, आपने जो है बनो काबिल में हिस्सा ले लिया, गवर्नर हाउस के प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया। सिर्फ लाइफ लर्निंग के अंदर ये चीज़ें भी शामिल नहीं है। इसके अलावा भी अगर आप सीख रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, आपने नेट पे वीडियोस देखी कि पब्लिक स्पीकिंग को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेरी स्पीच के अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, हम कैसे उन गलतियों को हम दूर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ये भी आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर है। और आप देखेंगे कि कोई भी शख्स एक अच्छा टीचर या जो एक अच्छा टीचर जो है वो कभी भी नहीं बन सकता जब उसके अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम ना कर रहा हो। पीपल, लोगों के साथ कैसे आपने मैनेज करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, राइट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, टाइम मैनेजमेंट के ऑनलाइन बेतहाशा कोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। लेकिन हर तरीके की बुनियाद ये है कि चीज़ों को लिखो, अपने कामों की लिस्ट को, अपने कामों की फहरिस्त को मुरतब करो। रोज़ाना अपने काम लिखो कि आज मैंने ये काम करने हैं, उसके बाद उसके ऊपर, उस डेटा के ऊपर आप टाइम मैनेजमेंट का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आपने इन सब चीज़ों को सीखा, तो ये तमाम चीज़ें भी आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर आ रही हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि ये सेल्फ ड्रिवन हो। ओके, सेल्फ ड्रिवन हो, आपको किसी ने कहा नहीं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे अगर अभी आगे चल के आप लोग को ऑप्शनल कोर्सेज आप लोग के पास आएंगे, आप लोगों ने, किसी ने साइंस लेगा, कोई उर्दू लेगा, कोई इस्लामियात लेगा, डिफरेंट कोर्सेज लेंगे। लेकिन लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर हमारा मकसद ये होता है कि वो आपका सेल्फ ड्रिवन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप खुद अपने तौर पर पढ़ना चाह रहे हैं। किसी क्लास में आपने, ठीक है, आप उसको सीखने के लिए किसी क्लास में चले गए, इसमें कोई शक नहीं कि आप सीखने के लिए किसी क्लास में चले गए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप ये सोच के अपनी मर्जी से, अपने शौक से आपने उस क्लास के अंदर, उस कोर्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उस लर्निंग की इम्पोर्टेंस को समझते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और पहलू पे बात करूँगा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इम्पोर्टेंस का आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब के अंदर किसी न किसी तरीके से तालीम की या सीखने के अमल की इम्पोर्टेंस को उन्होंने हाईलाइट किया है, हर मज़हब ने, चाहे कोई सा भी मज़हब हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे हिंदुज़्म हो, चाहे इस्लाम हो। और आप अगर हिसाब लगाएं तो दुनिया की तमाम तहजीबों के अंदर मज़हब का बड़ा अहम किरदार रहा है और आज भी है। बल्कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि तहजीबों के उरूज व ज़वाल के अंदर भी मज़हब का बड़ा किरदार होता है। और आप बड़ा लंबा टॉपिक है अगर इस बारे में हम बात शुरू करें, लेकिन यूरोप की जो तरक्की के पीछे लोगों ने उसके मज़हब से भी उसको ताल्लुक़ को जोड़ा है। एक वर्ड आप सुनिएगा, कभी मौका मिले तो सर्च कीजिएगा, प्रोटेस्टेंट वर्क इथिक्स। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट कौन है पता है? कैथोलिक्स होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं क्रिश्चियन। आप सर्च कीजिएगा प्रोटेस्टेंट वर्क इथिक्स, क्या ये कॉन्सेप्ट, ये लफ्ज़ आया कहाँ से? तो यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मज़हब का कौमों की उरूज में, तहजीबों की बुनियाद बनने में और कौमों के उरूज के पीछे मज़हब का बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। और हम ये देखते हैं कि हर मज़हब के अंदर, हर मज़हब ने तालीम की अहमियत को, सीखने के अमल की अहमियत को हाईलाइट किया है। चूँकि हमारी ऑडियंस के अंदर ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस्लाम के जो रेफरेंसेस है वो दे रहा हूँ। आपके ज़हन में क्या आता है अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लाम के अंदर तालीम की क्या अहमियत है? तो सबसे पहले तो ये वाली बात कि हमारी सबसे पहली वही क्या थी? इकरा। इकरा का मतलब क्या है? तूबा। क्या मतलब इकरा का? तो यहीं से हमें नजर आता है कि इकरा के जो पहली वही का आगाज ही हमारा किससे हो रहा है? नॉलेज सीकिंग से, कि नॉलेज सीख करो। ठीक है, अच्छा, और आपके जहन में क्या बात आती है? कोई और एग्जाम्पल आपके जहन में तालीम के हवाले से? ठीक है, और सही है, और कोई? गुड। अब देखो, जैसे एक और मिसाल इसकी ले लो, जैसे अभी आसफा ने इसकी एग्जांपल दी तजवीद की। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, बल्कि बीएड 4 ईयर के अंदर तो तजवीद का कोर्स है, और तजवीद का बाकायदा पूरे कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है तजवीद का। अब आई डोंट नो कि 2.5 में है या नहीं है, लेकिन ये है। और किसी ज़माने में बीएड 1 ईयर के एडमिशन के मौके पे तजवीद का टेस्ट भी लिया जाता था। 1 ईयर एडमिशन के लिए तजवीद का टेस्ट भी लिया जाता था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई तजवीद अगर तुम्हें सीखनी है, या तुम तो इंटर करके आ रहे हो, तुम तो ग्रेजुएट होकर आ रहे हो, तुमने अब क्या सीखना। वो कहते हैं ना, किसी भी उम्र के हिस्से में हो तो तजवीद सीखो। अगर कोई शख्स बिल्कुल रिटायर्ड भी हो चुका हो, 60-70 साल की उम्र हो, तो उसको भी यही कहते हैं कि भाई अपने कुरान के तलफ़ुज़ को सही करने की कोशिश करो, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीख लो,
ज़कात नहीं देते थे, तो अब ज़कात के मसाइल समझ लो और उन मसाइल की रोशनी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। इस्लाम हो या कोई दूसरा भी मज़हब हो, हर मज़हब ने अपने दरवाजे खुले रखे होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई बहुत देर हो गई, वक्त गुजर गया, अब जाओ। नहीं, हर मज़हब कहता है भाई अभी भी तुम्हारे पास रास्ता खुला है, दरवाज़ा खुला है, चाहो तो अभी भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाओ, चाहो तो अभी भी अपनी नॉलेज को इनरिच कर लो। और कोई भी ये नहीं कहता कि बस अब तो तुम माहिर बन गए, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए। हर कोई यही कहता है कि भाई खूब से खूब तर की कोशिश करो और सीखो, अभी बड़ी गुंजाइश है और सीखने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे मैं कुरान पाक की कुछ आयत का मैं यहाँ पे आप लोगों को सामने स्लाइड में दिखाऊंगा। और जब हम कुरान पाक की आयत की बात की जाए तो मामला बड़ा थोड़ा-सा नाज़ुक होता है कि हमें यहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। मैंने अपने तौर पे भरपूर कोशिश की है कि मैं उन्हीं आयत को सेलेक्ट करके पेश करूँ जिसमें बारे में मुफस्सिरीन का किसी न किसी मुफस्सिर का ये कौल मिलता हो कि जिसका ताल्लुक अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग से है। आपके पास सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 9 है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक सवाल है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। क्या तुम ये समझते हो, आप ये कह दीजिए कि क्या जानने वाले ना जानने वालों के बराबर हो सकते हैं? क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ठीक, क्या आलिम और लाइल बराबर हो सकते हैं? तो यहाँ पे भी आप इस आयत के अंदर भी आपको नज़र आता है कि बहरहाल जानने वाला, आलिम, समझने वाला, मालूमात रखने वाला बेहतर है उस शख्स से जिसके पास कोई इल्म नहीं है। इसी तरीके से आपके पास सूरत ताहा की एक और आयत है, आयत नंबर 114, और इसके अंदर आपको मशहूर दुआ याद आ रही है जो शायद हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो है रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो कुरान के अंदर ही बज़रिया वही अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के ज़रिए से अपने नबी के ऊपर ये पैगाम उतारा कि ये दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे रब, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा कर। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। हम हदीस की भी एग्जाम्पल देते हैं। आप जानते हैं कि अहादीस की दो किताबें हैं जो सही हैन के नाम से मशहूर हैं। दो सही किताबें, एक है सही बुखारी और एक है सही मुस्लिम। इन किताबों की हदीस की जो कलेक्शंस हैं, इनकी खसूसियत ये है कि इनके अंदर वो अहादीस, कोई सी भी एक हदीस नहीं है जिसकी सनद के ऊपर कोई ज़ोफ़ हो, कोई कह सके कि जी इसकी हदीस की जो सनद है वो ज़यीफ़ है। आपको पता है कि हदीस के अंदर ये होता है कि हदीस आप तक किस सिलसिले से पहुँची है, ठीक है? कि रसूल अल्लाह से सुना, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनसे फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, फिर किसी और। अब बीच के अंदर कोई एक आदमी भी ऐसा आकर जो झूठा हो, तो उसका मतलब है कि खबर के अंदर कोई ना कोई हो गया ना कि थोड़ा सा कि भाई शायद ये हदीस ज़ईफ़ हो गई, क्योंकि बीच वाला बंदा या ये कि वो झूठ नहीं बोलता था, अलबत्ता उसकी याददाश्त कमज़ोर हो गई थी, ठीक है? तो सही हदीस को हम उसको समझते हैं जिसकी असनाद की जो पूरी चेन है, उसके अंदर सब सारे के सारे बंदे ऑथेंटिक हो, किसी भी बंदे के ऊपर कोई हर्फ ना हो, ना वो झूठ बोलता था, ना वो फासिक था, ना वो गुनाहगार था, ना वो उसका किरदार अच्छे किरदार का आदमी था, उसकी याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त थी, ठीक, वो हदीस की बुनियादी जो इल्म को वो समझता था। तो सही बुखारी और सही मुस्लिम, ये दो ऐसी किताबें हैं जिसके अंदर इमाम बुखारी के शागिर्द थे हज़रत इमाम मुस्लिम, और ये दो किताबें ऐसी हैं जिसके अंदर कोई भी हदीस ज़ईफ़ नहीं है। तो अब ये देखिए हदीस का नंबर है 1631, और इसके जो अगर आप इस हदीस के जो आप हदीस को पढ़ें तो इसके अंदर वो क्या बात हो रही है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है, जब इंसान मर जाता है, तो उसके अमाल का जो सिलसिला है वो भी मुनक़ते हो जाता है। ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना ज़कात, ना हज, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तीन काम ऐसे हैं जो उसके मरने के बाद भी जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, आपने कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसे डोनेशन की जिसका असर चले जा रहा है, चले जा रहा है, लोग उससे फ़ायदा उठाए जा रहे हैं, कुआं खुदवा लिया फॉर एग्जांपल, और लोग उस कुएं से जो है फ़ायदा उठा रहे हैं आपके मरने के बाद भी, या आपने जो है इसी तरीके से किसी अच्छे खैर के काम का आगाज़ किया और वो खैर का काम आज तक चल रहा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खजूरों का बाग था जो उन्होंने सदका किया था, आज तक वो बाग मौजूद है और आज तक उसकी खजूरें सदका किए जा रही हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। इल्म है, हज़रत, बिल्कुल सही आपने एंजुल की एग्जांपल दी, इल्म की एग्जांपल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने अक़वाल, कितने फ़ैसले, कितनी उनकी जो इल्म है वो आज तक हमारे लिए जो है एक मशअल राह है हमारे लिए। तो देखा जाए तो ये भी तो सदका जारी है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी जो चीज़ है, ऐसी औलाद, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करते रहे,
उसके मरने के बाद भी उसके, क्योंकि औलाद के जो नेक अमाल होते हैं वो वालिदैन को उसका फ़ायदा पहुंचता रहता है। तीसरी चीज़ जो बीच में जिसका जिक्र आया है, ऐसी मालूमात, ऐसी नॉलेज जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहे, ठीक है। इल्मिन यनफ़अू का लफ्ज़ लिखा हुआ है कि ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाता रहे। और इसी से आप लोग को टीचिंग की अहमियत समझ में आती है कि अगर आप एक अच्छे टीचर बन जाते हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पे कितना गहरा असर डाल देते हैं। और आपने गहरा असर डाल दिया, बच्चे को आपके उनसे फ़ायदा हुआ, फिर वही बच्चा आगे बढ़ा, उसने दूसरों को फ़ायदा पहुंचाया, तो ये सारा फ़ायदा आपके मरने के बाद भी आप तक पहुंचता रहेगा। इसीलिए टीचिंग को एक हल्की फुल्की फील्ड या फजूल चीज़ नहीं समझना चाहिए। और चूंकि आप फ्यूचर के ट्रेनर हैं, फ्यूचर के टीचर हैं, तो इस बीएड की ट्रेनिंग को तवज्जो से करनी चाहिए कि यार ये आपके लिए सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत का भी एक कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक और लफ्ज़ जुमला आप लोगों ने सुना होगा, वो है उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक, या पंगोड़े से कब्र तक, ऐसा ही है ना। क्या है ये, ये क्या है? कुरान की आयत है, क्या चीज़ है ये? जी, शाइस्ता, फातिमा, हदीस है? अच्छा, हजरत अली का हो सकता है, माशाल्लाह। ये इसे कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है यहाँ पे कि हो सकता है। अपने आपके जहन में आप लोगों ने सुना तो है ना जुमला, क्या जहन में है? हदीस के तौर पे पेश किया गया है। अच्छा, नीलम ने उसको कहा कि ज़ईफ हदीस है, उन्होंने ज़ईफ कह के अपने तौर पे उसे शॉर्ट मारने की कोशिश की, लेकिन हदीस की कैटेगरी में आप डाल दें। अगेन जैसे कि मैंने बात की थी कि आज के दौर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन के दरमियान फ़र्क करना सीखें। क्लास के अंदर दाखिल हो, कोई भी बात बगैर वैलिडेशन, बगैर वेरिफिकेशन के मत पढ़ाइए। हर चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आपकी जो गलत नॉलेज है वो आपके आपके माशरे के लिए नासूर बन सकती है। आपका गलत रवैया माशरे के लिए नासूर बन सकता है, आपकी गलत नॉलेज। मैंने इस चीज़ को सर्च किया तो मुझे ये मिला, और मैंने यहाँ पे साइटेशन भी दी हुई है, कि पता चला कि ये मकौला तो है, ये कौल तो है, लेकिन ये हदीस कहीं से भी नहीं है, ठीक है। ये हदीस नहीं है, इसकी लोगों ने उसको नकल तो किया है, लेकिन ये हदीस है ही नहीं। और इसे हदीस के तौर पर पेश करना जायज़ नहीं। ये किसी का कौल है जो नकल होता चला आया है, किसी ने ये बात कही थी। कुछ लोग कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल ने की थी, लेकिन उसका भी कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है। तो भाई ये कौल है, एक कोटेशन है, जिस पे हमें अमल करना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, अमल करना चाहिए, लेकिन हदीस नहीं है। जैसे वो जुमला मशहूर है कि क्या कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, फॉर एग्जाम्पल। तो जुमला तो सही है, ज़्यादा सुस्ती कायली दिखाए तो उसको नुकसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम नौजुबिल्ला इसको हदीस के तौर पे पेश करें। तो ये जुमला तो सही है, लेकिन ये हदीस नहीं है। तो यहाँ पे अगेन आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी देख ली कि हर चीज़ को वेरीफाई करो, किसी भी बात पर आँख बंद करके यकीन ना करो। इसीलिए हमने सर्च को पढ़ा था कि सर्चिंग आपको आती होगी तो आपके लिए ये जो मतलब चीज़ों को वेरीफाई करना आपके लिए आसान होगा। और यहाँ पे एक और बात मैं जुमला मोतरिज़ा के तौर पे एक बात भी अर्ज़ कर दूँ कि अब इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स का असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। और इन्फोग्राफिक्स के असाइनमेंट के अंदर आप लोग को किसी भी किस्म का टॉपिक मिल जाएगा, आपने उस पर इन्फोग्राफिक बनाना है। अब आप ये नहीं कह सकते सर इस टॉपिक का तो मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सर्च करना सीख लिया। अगेन ये हमारी कोशिश है, इस कोशिश के ज़रिए से उमर सीधे होकर बैठो, इस कोशिश के ज़रिए से, और कीबोर्ड क्या चला रहे हो, कंप्यूटर तो बंद है, और यहाँ पे आ जाओ। इस कोशिश के ज़रिए से उम्मीद है कि यार आपके अंदर जो हम स्किल्स देना चाह रहे हैं वो आप उसके आपके अंदर वो स्किल्स पैदा होंगे। हमने बात की थी ब्लॉगिंग की, और मैंने कहा था इंशाल्लाह ताला हम आखिर में ब्लॉगिंग का कंपटीशन होगा, तो उस कंपटीशन के अंदर मार्क्स इस चीज़ के भी हैं, ज़्यादा मार्क्स कि किसने नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किसने ज़्यादा लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जुनैरा ने अगर पिकनिक के बाद, या बतूल ने पिकनिक के बाद एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, बहुत अच्छा लिखा, और फिर उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ के बारे में आर्टिकल लिखा, वो भी बड़ा अच्छा लिखा, ठीक है, ओके गुड। लेकिन उसके मुकाबले में जासरा ने बहुत सारी पोस्ट लगाई हुई हैं मुख्तलिफ बातों के ऊपर, तो जासरा के पॉइंट ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जासरा ने अपने ब्लॉग को रेगुलर अपडेट किया है, ठीक है। तो वंस अगेन आईसीटी के जो स्किल्स हैं, समझने की कोशिश करें कि आईसीटी के वो स्किल्स हैं जो उसको आपको अपने अंदर इम्पार्ट करने की, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सिर्फ रट्टा लगा के पास होने के लिए हम नहीं पढ़ रहे। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक शुरू होता है कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। हम सब ने माना इस बात को कि भाई तालीम की अहमियत हर सब मानता है। सवाल यह है कि टीचर्स के लिए किस नुक्ता नज़र से आप समझते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस है, क्या बातें जहन में आती है आपके? जी। गुड। गुड। अच्छी, और कोई एग्जांपल? आसफा। चलो, और कोई? मेमूना। और कुछ? रिसेंटली कुछ हुआ था हमारी पूरी दुनिया में, कोविड। अब आप देखो कोविड के अंदर क्या हुआ था कि सारा का सारा एजुकेशन का निज़ाम ऑनलाइन हो गया था। वो टीचर्स जिनको जिनके पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग का स्किल नहीं था, ठीक है, वो टीचर्स कोविड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। वो ऑनलाइन तो क्या पढ़ाते, वो इसी में परेशान बैठे रहे कि ये गूगल क्लासरूम क्या होता है, ये जूम किस बला का नाम है, राइट। तो जब वो अच्छे टीचर ही नहीं बन सके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती तो उनके लिए इन तमाम नए स्किल्स को सीखना मुश्किल नहीं होता। आजकल हम बात करें एआई की, पहले बात शुरू हुई थी चैट जीपीटी की। अब इस वक्त आपके व्हाट्सएप के अंदर भी एआई मौजूद है, और जहाँ भी जिस भी ऐप को खोलो एआई एआई एआई। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम चेंज होने पे मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर तब्दीली तो ज़बरदस्ती आती है, लेकिन ये चेंज आने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था क्वेश्चंस का, नोट्स वाला, वो सिस्टम नहीं चल सकता। तो तमाम के तमाम असाइनमेंट्स जो हैं, तमाम के तमाम जो नोट्स हैं, वो आपका एआई जनरेट करके दे रहा है। अब टीचर को कुछ नया करने की ज़रूरत है, एआई से हट के करने की ज़रूरत है। तो इसमें वही टीचर सर्वाइव कर सकेगा जिसके पास ये नया स्किल होगा। ठीक है, और बताएं, और क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? तूबा ने एक एग्जांपल दी ब्लेंडेड लर्निंग की। पहले बीच में आपने देखा कि ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम था, भाई क्लासेस होती हैं, क्लासेस को अटेंड करो। तो टीचर भी इसी तरीके से पढ़ाने में कंफर्टेबल था, और स्टूडेंट भी। तो स्टूडेंट भी यही कहता था कि यार उससे ना जो है क्लासरूम में जाकर ही पढ़ा जाता है। लेकिन फिर आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड आया, और आपने देखा कि उसके अपने फ़वाइद भी हैं, ऑनलाइन टीचिंग के भी फ़वाइद हुए। और अब एक नई चीज़ जिसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, जिसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऑनलाइन भी यूज़ हो रहा है और आपका ट्रेडिशनल टीचिंग भी यूज़ हो रही है। हमारी क्लास के अंदर किसी हद तक हम भी ब्लेंडेड लर्निंग यूज़ कर रहे हैं। हमारे लेक्चर कहाँ होता है? क्लास में। और क्विजेस कहाँ हो रहे हैं हमारे? ऑनलाइन। ठीक है। कम्युनिकेशन कहाँ हो रही है? डिस्कॉर्ड के ऊपर। लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? ऑनलाइन। आपके असाइनमेंट्स कहाँ पर है? ऑनलाइन। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग का ये भी एक मॉडल है कि हम किसी हद तक जो हमारे रिसोर्सेज हमें अलाउ कर रहे हैं, हम ब्लेंडेड लर्निंग को यूज़ कर रहे हैं। और कोई बात किसी के जहन में? गुड पॉइंट अगेन, तोबा ने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। तोबा का दूसरा पॉइंट भी बहुत सही है कि बच्चों की नीड्स बदल चुके हैं, बच्चे अब वो पहले वाले नहीं रहे। आपने जुमला सुना होगा कि चमड़ी हमारी, नहीं, चमड़ी हमारी, सॉरी, चमड़ी तुम्हारी हड्डी हमारी। ठीक है, कि उस्ताद जो है बच्चे को जितना चाहे पीट ले, बस हड्डी ना टूटे। वालिदैन जब बच्चे को स्कूल में या टीचर के पास लेके जा रहे थे तो उससे क्या कह रहे थे कि चमड़ी तुम्हारी हड्डी हमारी, ठीक है, जो चाहे मारो पीटो। लेकिन आज के दौर के ऊपर आप ये वाला सिस्टम, ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। बच्चों के अंदर हमने देखा कि पनिशमेंट के ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। पहले का दौर अलग था, पहले ज़माना अलग था, जॉब की नेचर डिफरेंट थी। उस वक्त मार कुटाई होती थी, शायद बच्चा बर्दाश्त भी कर लेता। अब बच्चों की नीड बदल चुकी है, अब वो मार कुटाई वाला सिस्टम नहीं चल सकता। और हमने बारहा ये देखा कि मार कुटाई करने के अंदर टीचर्स असातिज़ा एतदाल नहीं रखते, वो ज़्यादती करते हैं। और शायद आप लोग को ये बात पता भी हो कि कम उम्र बच्चों को, नाबालिग बच्चों को अगर आप मारते हैं तो उसकी माफ़ी का भी एतबार नहीं है अल्लाह के यहाँ। आप इंदुल्ला, अल्लाह के नज़दीक आप मुजरिम है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उमर के साथ मेरा झगड़ा हो जाए, फिर बाद में हमने माफ़ी मांग ली एक दूसरे से, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, हम दोनों का दूसरा दिल साफ हो गया। लेकिन किसी बच्चे को अगर मारा आपने, ठीक है, तो बच्चा अगर माफ़ भी कर दे तो उसकी माफ़ी का एतबार नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है, उसका जो हिसाब होगा कहाँ होगा? अल्लाह ताला के पास। और ये बिल्कुल यकीनी बात है कि वालिदैन भी जो अपने बच्चों को मारपीट कर रहे होते हैं, उसके अंदर को वो ज्यादती कर रहे हैं, सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहे हैं, तो उस पर भी वो अल्लाह ताला के यहाँ मुजरिम है। उनके वहाँ पे भी होगा कि ये थोड़ी का बच्चा आपका पैदा हो गया तो आप जो चाहे करते रहो उसके साथ, ऐसा नहीं है। तो खैर, अब माहौल भी बदल चुका है, और आप देख ही रहे होंगे, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि बच्चों के साथ इस तरह से सलूक करने का उल्टा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। पहला ज़माना मुख्तलिफ था, बच्चे बहुत जल्दी जो थे वो जो जॉब फोर्स होती थी उसको ज्वाइन कर लेते थे, 12-13 साल की उम्र में उनकी नौकरियां शुरू,
और बाज़ दफ़ा तो आपको शायद पता होगा 6-6 7 साल के बच्चे भी नौकरी कर रहे होते थे। यूरोप वगैरह के अंदर, लंदन वगैरह के अंदर जो चिमनीज़ होती थी, वो कोयला जलाते थे ना, धुआँ गर्मी के लिए, तो उसको साफ़ कौन करता था? ये 5-6 साल के बच्चे। क्योंकि वो इतनी छोटी सी चिमनी होती है कि उसमें 5-6 साल का बच्चा ही जा सकता है। और वो इतनी गर्म होती थी, क्योंकि असूलन तो ये था कि पहले उसको ठंडा कर लो, फिर वो बच्चे को अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके उसको वो साफ़ करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसको ठंडा भी होने का इंतज़ार नहीं करते थे। बस वो अभी आया, जैसे अभी फ़ौरन आया, उसको भेजा जाओ जाके साफ़ करो। अब वो अंदर जाते थे, उसके अंदर दम घुटता था उनका, गरम-गरम होता था, उनकी उँगलियाँ जल जाती थी, लेकिन वो लोग उसमें काम करते थे। तो किस उम्र का बच्चा? 5-6 साल का बच्चा। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, और आपको ऐसी ऑनलाइन तस्वीरें भी मिल जाएँगी। लेकिन आज का दौर वो वाला दौर नहीं रहा। फिर शादियाँ जल्दी हो जाती थी, ठीक है? 17-18 साल की उम्र के अंदर ही बंदा शादीशुदा हो चुका है, बच्चों के उसके बच्चे भी हो चुके होते थे। अब वो वाला दौर नहीं रहा। वो लोगों को आप लोगों के साथ वो मारपीट वाला माहौल नहीं रख सकते। एक और चीज़ है जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मैंने अपनी क्लास के अंदर जैसे आप लोग सारे ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो मेरी क्लास के अंदर एक मैंने असाइनमेंट दिया। बच्चे ज़्यादा थे, असाइनमेंट कम, तो मैंने कहा फेज़ 1 में इन सिलेक्टेड बच्चों को असाइनमेंट मिल रहा है, फेज़ 2 के अंदर बाकियों को मिलेगा, ठीक है? तो फेज़ 1 में नहीं मिला तो उसमें एक बच्ची रोना शुरू हो गई। अगेन कौन थी? ग्रेजुएट कर चुकी थी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन क्या कि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई थी, ठीक? तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से हमने ट्रीट करना है, कैसे उनके साथ हमने उनको क्या बिहेवियर हमारा होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी आपको उसी वक्त आएंगी जब आपके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। अभी चंद कुछ अर्से पहले मुझे किसी ने बताया कि उनका जो बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा था, उस स्कूल का माहौल ऐसा था कि अगर आपने टाई नहीं पहनी हुई तो वो आपका गिरबान पकड़ लेते थे, और असेंबली में बुला के सबके सामने बाल काट रहे हैं। अब ये वाला जो तस्लील वाला जो माहौल था, ये नहीं चल सकता। और उस बच्चे के उसके ऊपर बड़े नेगेटिव असरात हुए, और वो आज तालीम से ही भाग रहा है, तालीम से ही सोच के भाग रहा है कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। जब आप उसको ऐसा माहौल देंगे, ऐसे स्कूल के अंदर, या वो स्कूल का माहौल ऐसा होगा कि जिसके अंदर टीचर जो है या प्रिंसिपल जो है वो बच्चों की तस्लील करना अपना हक समझते हैं और बच्चे की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं रख रहे, तो नतीजा क्या निकला? उस बच्चे की पूरी शख्सियत ही तबाह हो गई। ये आपको बहुत सारे घरों में नजर आएगा जहाँ पे बाप या माँ सख्ती करती रहती है, बाप की आदत होती है डांट डपट की, या माँ की आदत होती है सुनाने की, तुम्हें तो कोई काम नहीं आता, तुम तो यूँ नहीं करते, वो नहीं करते। आप देखिएगा हमेशा वहाँ बच्चों की शख्सियत मसख हो जाती है, तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है? अगेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेंगे तभी आप सीख सकेंगे कि क्या तरीका है। सिर्फ शफकत और मोहब्बत काफ़ी नहीं है। काउंसलिंग का हमारे पास क्या एफिशिएंट तरीका है, क्या काउंसलिंग की जा सकती है, क्या एक्टिविटी उनसे कराई जा सकती है, ठीक है? किस तरीके से हम बच्चे के साथ एक डिस्टेंस रखें, ना तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, ना बिल्कुल फ्रेंडली हो। शफकत मोहब्बत का मतलब ये नहीं कितने फ्रेंडली हो जाओ कि बच्चा जो है आपके कंट्रोल में ना रहे, कैसे करना है, ये सब चीज़ें कब सीखेंगे आप? जब आपके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। माजी में कभी किसी ने सुना था? आप अपने घर जाकर अपने वालदेन से, अपने नाना नानी दादा दादी से पूछें, एडीएचडी कुछ होता था आपके ज़माने में? ऑटिज्म कुछ होता था? तो बात ये थी कि आज के दौर में अब कोई कह सकता है कि नहीं पहले भी होता था लेकिन डायग्नोस नहीं होता था। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये भी है कि पहले इतनी कसरत से होता भी नहीं था। हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमारे ऑटिज्म और ये एडीएचडी की बहुत बड़ी वजूहत है। वालिदैन की देर से शादी हो रही है, तो इससे भी बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, अगर आप लोगों को पता हो। देर से जो मैरिज वगैरह की वजह से भी बच्चों की सेहत पे असर पड़ता है, बच्चे इतने हेल्दी नहीं होते। ये सारी रिपोर्ट साइंटिफिक इसमें डेटा वगैरह मौजूद है। तो अब क्या बात हुई कि ये वो चीज़ें थी जो पहले नहीं थी, ठीक है, लेकिन आज के दौर में हो रही हैं। तो अब इन तमाम प्रॉब्लम से कैसे हम ज़बरदस्त हों, कैसे इनको डील करें, इसके लिए हमारे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे इस टॉपिक को, इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।